कुर्सी तो है। धर्मेंद्र प्रधान जी को मैं कहना चाहता हूँ, सुनो भाई, कुर्सी तो है, आपका जनाजा थोड़ा ही है। तो आपने इंश्योर किया कि वो आवर जिसमें खास करके नींद आती है, झपकी लगती है, मतलब जब डाउट है कि हटाए जा सकते हैं वो सब। मैंने आपको क्या कहा वो हेडक्वार्टर वाली घटना की, भैया अगर आप चले गए तो ये हमें बहुत मारेंगे। और मेरे याद एक अधिकारी थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मेरे अच्छी बात में मित्रता भी हुई उनसे, उन्होंने मुझसे कहा कि आप हट जाओ तो हम इनको देख लेंगे। सोनम वांगचुक जी को प्रोटेस्ट से जबरन हटाने के बाद सरकार को लगा था कि शायद वहां पर जंतर मंतर पे भीड़ कम हो जाएगी, लेकिन बीती रात जो नज़ारा देखने को मिला उससे जो देश के युवा हैं उनमें एक उबाल फिर से देखने को मिला है। देर रात तक युवा वहां पर पहुंच रहे थे और इतनी ज्यादा भीड़ जंतर मंतर पर हो गई थी कि पुलिस लगातार चेकिंग कर रही थी, लगातार लोग आ रहे थे और बताया जा रहा है कि 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे लोग लगातार वहां पर आ रहे थे। इसकी एक वजह यह भी थी कि आशंका जताई जा रही थी कि जो प्रदर्शनकारी वहां पर अभी भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जैसे कि अभिजीत, दीप के और जो बच्चे बच्चियां लगातार पहले दिन से भूख हड़ताल कर रहे हैं, उनको भी जबरन हटाने की कोशिश की जा सकती है। और इसीलिए एक कह सकते हैं कि प्रोटेक्शन के रूप में, सुरक्षा के रूप में लगातार देश भर के युवा पूरी रात वहां पर पहुंचते रहे। और इसके बाद जब बात शुरू हुई तो वहां पर चंद्रशेखर आजाद देर रात तकरीबन 2 बजे वहां पर पहुंचे और उन्होंने बताया कि वो एक पहरेदार की तरह यहां पर लोगों के साथ बैठेंगे। अगर पुलिस यहां पर जबरन उन्हें हटाने आती है तो वो ढाल बनकर उनके साथ खड़े होंगे। आपको पता है कि 20 जुलाई को एक मार्च, कैंडल मार्च वहां पर ऑर्गेनाइज किया गया है कि जंतर मंतर से संसद तक एक मार्च किया जाएगा और सरकार यही चाह रही है कि किसी भी तरीके से इस मार्च को रोका जा सके, क्योंकि उसी दिन संसद का सत्र शुरू होने वाला है, मॉनसून सत्र। और इससे पहले अगर उस दिन अगर वहां पर ये मार्च होती है तो सरकार के लिए एक किरकिरी साबित होगी। इसीलिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। और इसी दौरान जब चंद्रशेखर आजाद मुंबई का प्रोग्राम करने गए थे, मुंबई में प्रोग्राम करने के बाद उन्होंने बताया कि वो जब देर रात यहाँ पे पहुंचे तो लोगों ने बताया कि अगर आप रहेंगे तो यहाँ पर हमारी सुरक्षा बनी रहेगी, क्योंकि अगर कोई भी बड़ा नेता होता है तो लोगों को एक सुरक्षा का एहसास होता है। अगर वहां पर कोई बड़ा नेता नहीं है तो बच्चों के साथ किस तरह की बर्बरता की जा सकती है वो हमने देखा है। जिस तरीके से बीते दिन जब सोनम वांगचुक जी को उठाने के लिए आए थे तो किस तरीके से सफेद चद्दरें लेकर उनके अंदर, अब यहाँ पे एक बात ये भी चंद्रशेखर आजाद ने बताई कि वो सिर्फ सफेद चादरें नहीं थी, उन सफेद चादरों के ऊपर उन बच्चों का खून लिपटा हुआ था जिन्होंने नीट की पेपर लीक होने की वजह से अपनी आत्महत्या कर ली। कारों के बच्चे नहीं है, किसी बिजनेसमैन के नहीं है, ये उस तरह से किसी एमपी एमएलए मिनिस्टर के नहीं, तो इनको पीटने में किसी का कोई नुकसान नहीं है। अगर किसी एमपी के बच्चे को लगे या मिनिस्टर के बच्चे को लगे या किसी आईएएस आईपीएस के बच्चे को लगे या किसी बिजनेसमैन के बच्चे को लगे तो फिर वो गला पकड़ेगा। ये किसका गला पकड़ेंगे? तो पीट के चले जाएंगे। ये ना पीटे, इसलिए एक युवा होने के नाते इनके दर्द में आ बैठा। और मैं पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने यहाँ कहा इस मंच से कि आप 20 तारीख के प्रोटेस्ट में आओगे तो अपनी पार्टी का झंडा मत लेके आना, सिर्फ महापुरुषों की तस्वीरें और झंडे ले आना। और मैंने ये कहा कि अपनी पार्टी को यहाँ से पीछे छोड़ के आना। जब आप प्रोटेस्ट में कोई भी आए अंदर, पार्टी को मत लेके आना, क्योंकि इनका जो पवित्र आंदोलन जो चल रहा है बच्चों को लेके, पेपर लीक और तमाम तरह चीज़ें, उस पर कोई सवाल हमारी पॉलिटिकल आइडेंटिटी की वजह से नहीं खड़ा होना चाहिए। और क्योंकि मेरे अंदर का इंसान अभी जिंदा है, मैं इतना राजनीतिक नहीं हुआ कि हर चीज़ में राजनीतिक फ़ायदा नफ़ा नुकसान देखूं, तो मन में तकलीफ हूँ। मैंने कार्यक्रम में जब अपनी बात रखनी शुरू की तो वहाँ भी ये कहा कि बेमन से आपके बीच में हूँ, क्योंकि मन वहाँ है जहाँ बच्चे जो है लाठी खाई हैं। और सोनम भाई को जिस तरह का जो है हम लोगों ने देखा, वो सफ़ेद चादरें नहीं थी, वो कलर के रूप में सफ़ेद हो सकती, लेकिन उन पे 21-22 बच्चों के खून के दाग हैं। और ये दाग हैं धर्मेंद्र प्रधान जी के ऊपर और एनडीए सरकार के प्रधानमंत्री जी के ऊपर। और वो सफ़ेद चादर में जो दाग लगे हैं वो सिर्फ चादर बांध लेने से ख़त्म नहीं होंगे, वो देश देख रहा है कि वो दाग लग चुके हैं। सरकार को मैंने उस दिन भी कहा था कि ये बहुत बड़ी बात थी। साथ ही साथ उन्होंने न्यूज़ प्रिंस अभिनव पांडे के साथ जो इंटरव्यू किया, उस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बहुत सारी बातें रखी। उनमें से कुछ प्रमुख बातें मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। सबसे पहले तो उन्होंने जब अभी 2-3 दिन पहले जब सीजेपी के प्रोटेस्ट में पहुंचे थे तो मंच से उन्होंने कहा था कि
अगर सोनम वांगचुक जी चाहते हैं तो वो संसद तक पूरी सड़क को जाम करवा सकते हैं। उनके इतने समर्थक हैं कि वो अगर वो पहुंच जाएंगे तो जंतर मंतर से लेकर संसद तक हर गज पर आदमी ही आदमी होंगे, लोग ही लोग होंगे, युवा ही युवा होंगे। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि अगर 20 तारीख को सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है तो सोनम वांगचुक जी आपको भूख हड़ताल अपनी तोड़नी पड़ेगी। ये उन्होंने उनके स्वास्थ्य को देखते हुए, उनकी हेल्थ को देखते हुए कहा था। उस दिन के बाद जब हाल ही में बीती रात उन्होंने इंटरव्यू दिया न्यूज पिंच को, तो उसमें उन्होंने कुछ प्रमुख बातें रखी। उनमें से एक बात ये थी कि जो भी उनके समर्थक हैं, जो सीजेपी के प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहते हैं, जो आ रहे हैं उनके आह्वान करने पर, वो लोग अपनी पार्टी का झंडा लेकर ना आए, क्योंकि ये प्रोटेस्ट जो है ये युवाओं का प्रोटेस्ट है, ये शिक्षा के लिए प्रोटेस्ट है, नीट पेपर लीक को लेकर प्रोटेस्ट है। और यहाँ पर उन्हें अपनी पार्टी का लेबल नहीं लगाना, उन्हें कोई राजनीतिक लाभ इस प्रोटेस्ट से नहीं चाहिए। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो भी युवा वहां पर आ रहे हैं वो कोई भी आजाद समाज पार्टी काशीराम का झंडा लेकर ना आए, ताकि ये जो प्रोटेस्ट है ये बिल्कुल पवित्र बना रह सके, इसमें किसी भी राजनीति का एहसास किसी को ना हो, ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ पाए। इसके साथ ही जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर सुबह इसलिए पहुंचा हूं क्योंकि मैं एक पहरेदार की तरह, क्योंकि लोगों ने बताया कि 4 बजे तक ज्यादा आशंका बनी हुई है कि पुलिस जो है वो कुछ भी एक्शन ले सकती है। तो चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि 4 बजे तक मैं इनके साथ बैठा हूं, पहरेदार बनकर बैठा हूं, और अगर यहाँ पर कुछ होता है तो मैं उनके साथ हर संभव प्रयास के साथ खड़ा हुआ दिखाई दूंगा। इसके साथ ही उन्होंने बहुत सारी बातें रखी, उनमें से कुछ प्रमुख बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने एक न्यूटन के लॉ का भी हवाला दिया। अगर आप किसी भी चीज को दबाओगे तो वो फिर प्रेशर से, ये तो न्यूटन का भी नियम है ना, आप जितना किसी चीज को दबाओगे वो उतने प्रेशर से वापस आएगी। आप ऐसा नहीं कर सकते। और मैं फिर कह रहा हूँ ये गाइडेड नहीं है, आप इस बात को समझते हो ना, पुलिस भी इस बात को समझती है, सरकार भी समझती है, ये कोई एक संगठन के लोग नहीं है। इनमें से जिसे लाठी पड़ेगी वो अपनी लाठी का बदला लेने के लिए कोई भी स्टेप उठा सकता है। आप मेरी बात को इसको याद रखना। ये न्यूटन का एक लॉ है, 3rd लॉ है, उसमें बताया जाता है कि कोई भी चीज जितनी ज्यादा प्रेशर से दबाई जाती है वो उतनी ही ज्यादा प्रेशर से वापस फूटती है। और यही बात उन्होंने सरकार को लेकर कही कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि ये कोई राजनीतिक पार्टी का आंदोलन नहीं है, ये युवाओं का आंदोलन है, और युवाओं को अगर दबाने की कोशिश की जाएगी तो युवा उसका उसी तरीके से दुगने प्रेशर के साथ फटेंगे जिसको सरकार संभालने में नाकामयाब हो जाएगी। ये उन्होंने साफ साफ कहा, क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं कि जब कोई राजनीतिक आंदोलन होता है तो उसमें बहुत सारे एजेंडे होते हैं, लोग सोचते हैं कि इसका राजनीतिक लाभ है इसलिए कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ युवाओं की बात हो रही है, शिक्षा नीति की बात हो रही है। और अगर सरकार जबरन इस प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश करती है तो सरकार को यहां पर मुंह की खानी पड़ सकती है। अगर पुलिस एक लाठी चलाएगी तो युवा यहां पर शांत नहीं बैठेंगे। हो सकता है कि युवा उसको ताकते रहें, उसको घूरते रहें और मौका आने पर उसके साथ वो करें जो उनके साथ किया गया है। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से सोनम वांगचुक जी को उठाया गया, उससे पहले जिस तरीके से वहां पर सुबह का तड़के का वक्त था, लोग कम थे और इसीलिए मौके का फायदा उठाकर पुलिस जल्दी जल्दी में वहां पर पहुंची, और जिस तरीके से जल्दी जल्दी पहुंचकर वहां पर उनको उठाया गया और जिस तरीके से एम्बुलेंस में डाला गया और जिस स्पीड से एम्बुलेंस वहां से भागी है, तो एम्बुलेंस का पिछला दरवाजा बंद भी नहीं हुआ था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सरकार है वो कितनी दबाव में है, जो पुलिस है वो कितनी दबाव में है, कितनी जल्दी वो कार्रवाई करना चाहती है कि कहीं लोगों का गुस्सा ना फूट पड़े, कहीं लोग उनको घेर कर खड़े ना हो जाएं। और इसी डर की वजह से जो एम्बुलेंस वहां से निकली थी वो दरवाजा भी बंद नहीं कर पाई थी और इससे पहले वहां से रवाना हो गई। हो सकता है रास्ते में उन्होंने बंद किया हो। अभिजीत दीपके ने अपनी बात रखी कि जब सोनम वांगचुक सर को उठाया गया तो एम्बुलेंस का दरवाजा तक बंद नहीं था, पिछला गेट तक बंद नहीं था। अगर वो गिर जाते, उनको कुछ हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता। इसके साथ ही मैं कुछ अपडेट्स आपको देना चाहता हूं। आपको पता है कि सोनम वांगचुक जी जो सफदरजंग हॉस्पिटल है उसके अंदर एडमिट है और लगातार उनकी पत्नी कह रही है कि उनको जबरन फीड ना कराया जाए, यानी कि जबरदस्ती उन्हें खाना खिलाने की कोशिश ना की जाए।
क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी एक लोकतांत्रिक देश में होती है। अगर वो अपना प्रोटेस्ट जारी रखना चाहते हैं तो जारी रख सकते हैं। और उनकी हेल्थ को लेकर भी जो अपडेट्स डॉक्टर्स ने दिए हैं उनमें बताया गया है कि उनके किसी भी इंटरनल ऑर्गन को कोई क्षति अभी तक नहीं पहुंची है और इसीलिए वो प्रोटेस्ट को जारी भी रख सकते हैं। लेकिन सरकार को 20 जुलाई से पहले एक ऐसा कदम उठाना था जिससे कि वो प्रोटेस्ट को खत्म करने की कोशिश कर सके। अब जरा सोचिए, भूख हड़ताल को कितने दिन हो गए थे? 20 दिन हो गए थे, लेकिन सरकार की आंखें तब नहीं खुली। 20 दिन तक सरकार कुंभकर्ण की नींद सोती रही। लेकिन जब जैसे जैसे 20 जुलाई का दिन नजदीक आया वैसे वैसे सरकार की चिंता बढ़ने लगी। और सरकार की चिंता इसलिए भी थी क्योंकि मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है और इसी सत्र में कुछ नए कानून, कुछ कानूनों में बदलाव किए जाने हैं और इसी को लेकर वो चाह रहे हैं कि कोई भी उसमें दखल ना पड़े, कोई भी उसमें अवरोध उत्पन्न ना हो और कोई भी प्रोटेस्ट उसके खिलाफ पैदा ना हो पाए। इसीलिए जब संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो तो शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हो सके। और यहां पर अल्टीमेटम दिया जा चुका था कि देश भर से युवा पहुंचेंगे और एक मार्च किया जाएगा संसद तक। तो कहीं ना कहीं इस ऐलान के बाद जो सरकार की नींद थी, जो सरकार का डर था, वो लगातार बढ़ने लगा था और सरकार लगातार ये कोशिश करने में जुटी हुई थी कि किसी भी तरीके से इनको यहां से हटाया जाए। इससे पहले उन्होंने कोशिश की, इनको देशद्रोही बताया, इनको पाकिस्तानी बताया, पता नहीं क्या क्या। जिस भी आंदोलन, जो भी कोई आंदोलन करता है, अपनी आवाज उठाता है, उसको कभी खालिस्तानी बता दिया जाता है, कभी उसको देशद्रोही और पाकिस्तानी बता दिया जाता है। सोनम वांगचुक जी के बारे में बताया जा रहा है कि चीन के एजेंट हैं। आप जरा सोचिए, जो वैज्ञानिक, जो व्यक्ति वर्षों इस देश को दे चुका है। कौन है ये सोनम वांगचुक? कौन है ये? एक शिक्षाविद है। कोई शिक्षाविद नहीं है, ये चाइना का एजेंट है। ये चाइना का एजेंट है। चाइना उसको फंडिंग करता है, दिल्ली में आके धरना देता है, देश को बदनाम करता है। अपना पूरा जीवन उसने समर्पित कर दिया देश के लोगों के लिए, देश की भलाई के लिए। इतने आविष्कार किए, उनके ऊपर एक फिल्म भी बनी फुनसुक वांगडू। लेकिन आमिर खान का जरा बयान तो देखिए, बेशर्मी की हद तो देखिए। कहते हैं कि मैं तो जानता ही नहीं कौन है सोनम वांगचुक। अरे वाह, आपने 500 करोड़, 700 करोड़, 1000 करोड़ की कमाई कर ली उनके नाम से। अरे मैं क्या ही बोलूं, आप समझ सकते हैं कि इतना एहसान फरामोश तो कुत्ता भी नहीं होता है, वो भी दूध पीकर अपने मालिक का पैर चाटता है। लेकिन यहां पर जो सेलिब्रिटी, ऐसा नहीं कि सारे सेलिब्रिटी ऐसे हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटी सामने आए हैं, जिसमें से एक सोनाक्षी सिन्हा भी है। उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं ये सोच रही थी कि युवा आखिरकार आगे निकलकर क्यों नहीं आ रहे, अपनी आवाज क्यों नहीं उठा रहे। और तब उन्होंने अपने अंदर झांक कर देखा तो उन्होंने बताया कि जब मेरे दिमाग में आया कि मैं भी तो युवा हूं और मैं भी तो चुप बैठी हुई हूं, तो कहीं ना कहीं उनके अंतरात्मा में वो आवाज उठी और उसी आवाज की वजह से उन्होंने अपनी एक वीडियो बनाई और अपना समर्थन सीजेपी पार्टी के प्रोटेस्ट को जताया। सोनम वांगचुक जी के लिए उन्होंने कुछ बातें कही और यही हर युवा के मन में चल रहा है। हर युवा यही सोच रहा है कि आखिरकार युवा, जो दूसरे युवा हैं, वो इसका समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन जरा आप अपने अंदर झांक कर देखिए, क्या आप एक बार भी अभी तक जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में पहुंचे हैं? बहुत सारे लोग दिल्ली से हैं, दिल्ली के एनसीआर इलाकों से हैं, जो दिन के दिन वहां पहुंच सकते हैं। और आज संडे का दिन है, तो आज वहां पर भीड़ जिस तरीके से देखने को मिल रही है वो सच में एक अभूतपूर्व भीड़ है। और बार बार जिस तरीके से सीजेपी आंदोलन को बर्बाद करने की, उसको निस्तेनाबूद करने की कोशिश की जा रही है, अब सरकार के लिए 20 जुलाई से पहले उसको खत्म करना आसान नहीं होगा, क्योंकि खुद चंद्रशेखर आजाद जैसे सांसद अब पहरेदार बनकर बैठ चुके हैं। और लगातार जितने भी सांसद हैं, संजय सिंह हो, चाहे आम आदमी पार्टी के केजरीवाल हो, और भी बहुत सारे लोग, उद्धव ठाकरे हों, बहुत सारे लोगों ने अपना समर्थन जताया है। लेकिन विपक्ष के तमाम समर्थन के बावजूद अगर सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है तो ये युवा हैं। और युवा की क्रांति हमने अलग अलग देशों में देखी है, चाहे वो नेपाल हो, चाहे और देशों। और इसीलिए ये बार बार कहा जा रहा है कि सरकार अपनी कुंभकर्ण नींद से जागे, शिक्षा व्यवस्था में सुधार करे। और जिस तरीके से अब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा था, सोनम वांगचुक जी को उठाने के बाद लोगों ने नरेंद्र मोदी से भी इस्तीफे की मांग करनी शुरू कर दी है। क्योंकि अब तक उन्होंने कहा था कि अब तक तो सस्ते में निपट जाते, लेकिन अब सस्ते में नहीं निपटोगे, अब तो पूरी सरकार ही, पूरी व्यवस्था ही बदलनी पड़ेगी, तभी इस देश का कुछ हो पाएगा।
तो ये ताज़ा अपडेट्स थी जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। मैं बुद्धा इंस्पायर्ड से राहुल आपके लिए रिपोर्ट कर रहा हूं और साथ के साथ आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप देश के भविष्य को देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो ये जो आंदोलन हो रहा है इसमें कल का दिन है 20 का और 20 जुलाई को एक मार्च होगा। उस मार्च में आप पहुंचे, उस मार्च का हिस्सा बने ताकि आप देश के लिए कुछ काम आ सकें, देश के लिए कुछ कर सकें, देश के एक बड़े आंदोलन का हिस्सा बन सके। इतिहास में आपकी उपस्थिति हमेशा के लिए दर्ज हो जाए, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां इसी आंदोलन को याद करेगी। ऐसे ही आंदोलन इतिहास के पन्नों में दर्ज होंगे जहां पर कोई राजनीतिक लाभ नहीं था, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बात हो रही थी। तो अगर आप देश प्रेमी हैं, देशभक्त हैं, तो वो दिखाइए, समय आ गया है। अब अगर हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहेंगे तो जो लोग आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं कहीं ना कहीं वो भी अंदर से मायूस हो जाएंगे और आने वाले समय में आपके हक के लिए, आपके बच्चों के लिए कोई भी आवाज उठाने के लिए आगे कदम नहीं बढ़ाएगा। ये सच्चाई है, ये सोचने की बात है। ना तो सोनम वांगचुक जी के बच्चे का पेपर लीक हुआ था और ना ही अभिजीत दीपके का पेपर लीक हुआ था। वो लड़ रहे हैं उन बच्चों के लिए जो आत्महत्याएं कर चुके हैं। बहुत बार इस प्रोटेस्ट को धूमिल करने की कोशिश की गई, बताया गया कि ये निजी लाभ के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। हो सकता है, तमाम तरीके की हमने चीजें देखी। अन्ना आंदोलन में हमने देखा जिस तरीके से उन्हें प्लांट किया गया और जिस तरीके से बाद में पता चला कि वो किस तरीके से आरएसएस और बीजेपी के ही मेंबर हैं, तो उससे एक आशंका जरूर मन में उठती है। लेकिन अभी तक जो भी बातें सामने आई उसमें कोई भी ऐसा तथ्य सामने निकल कर नहीं आया है। कम से कम कुछ तो हो, कुछ तो हो। जागो, जागो भारत, जागो। अपने हक के लिए, अपने बच्चों के लिए, शिक्षा व्यवस्थाओं के लिए जागो, वरना आपकी जिंदगी तो कट जाएगी। जिन मैं उन माँ बाप से बात कर रहा हूँ जिनकी उम्र हो चली है, उनकी तो जिंदगी गुजर जाएगी, लेकिन उनकी आने वाली पुश्तें इस दंभ को हमेशा झेलती रहेंगी। अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने देश को सुरक्षित करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाएं और देश हित के लिए आगे आएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।